नमस्कार दोस्तों। आज हम अमेरिका के इलेक्शंस पर बात करने वाले हैं और इन इलेक्शंस का भारत पर और सारी दुनिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है 5 नवंबर यानी कल अमेरिका में प्रेज़िडेंट के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में कौन जीतता है, इस चीज़ का आपको सारी दुनिया पर इफ़ेक्ट दिखेगा और ख़ासकर भारत पर। जैसा कि हम देख सकते हैं मणिपुर में जिस तरह की सिचुएशंस हैं, इसके अलावा बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता-पलट हुआ है, वहाँ कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ हमें दिखता है। तो अमेरिका में कौन जीतता है, इस चीज़ का इन जगहों पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आपको पता ही है कि अमेरिका के चुनाव में इस टाइम 2 मेन कैंडिडेट हैं। एक है डोनाल्ड ट्रंप जो 2016 से 2020 तक अमेरिका के प्रेज़िडेंट रहे हैं और इसके अलावा कमला हैरिस जो इस टाइम अमेरिका की वाइस प्रेज़िडेंट हैं। तो कमला हैरिस की अगर कमला हैरिस जीतती है, तो हमें जो अभी तक पॉलिसीज़ अमेरिका की चल रही है, उनका ही कहीं न कहीं कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। और अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, तो उनकी 2016 से 2020 तक की जो पॉलिसीज़ थी, उनका हमें वापस से रिपीट देखने को मिल सकता है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो बाइडेन के अंडर जब कमला हैरिस वाइस प्रेज़िडेंट थी, तब उनकी किस तरह की पॉलिसीज़ थी और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अमेरिका की किस तरह की पॉलिसीज़ थी। इससे हमें एक एस्टिमेट लगाने में मदद मिल सकती है कि आगे जाकर अमेरिका की पॉलिसीज़ किस दिशा में जाएँगी और उनका वर्ल्ड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है और ख़ासकर हमारे लिए जो मेन है, भारत पर क्या इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले हम जो बाइडेन की 2020 से अब तक की पॉलिसीज़ पर निगाह डालेंगे, क्योंकि कमला हैरिस उनके अंडर अभी वाइस प्रेज़िडेंट है, तो जो पॉलिसीज़ हमें अभी तक देखने को मिली है, उन्हीं का कंटिन्यूएशन हमें आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं जो बाइडेन के अंडर वर्ल्ड के अराउंड क्या-क्या हुआ था। सबसे पहले इसमें है अफ़गानिस्तान। सबसे पहला काम जो जो बाइडेन ने आते ही किया था, वो था अफ़गानिस्तान से अमेरिका का विथड्रॉल। वैसे तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका के निकलने का डोनाल्ड ट्रंप ने ही डिसाइड कर लिया था, पर जिस तरह से जो बाइडेन के अंडर अमेरिका वहाँ से निकला था और जिस तरह वहाँ अमेरिका हथियार छोड़कर गया था, वो इस एरिया में जहाँ भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी और आज भी अफ़गानिस्तान पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाया है। और आपको ये भी देखना होगा कि तालिबान ने काबुल का टेक ओवर किस तारीख को किया था? 15 अगस्त 2021 यानी भारत के इंडिपेंडेंस डे के दिन। मतलब ये भी किसी तरह सीधा भारत को मैसेज था कि इसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। पर जिस तरह से भारत ने इस सिचुएशन को काबू किया, जिस तरह से तालिबान के साथ भारत ने बैकडोर मीटिंग्स की हैं, जैसे डील्स हुई हैं, उन चीज़ का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है कि आज तालिबान भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए समस्या बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो भारत ने अपनी तरफ से डील की, पर अमेरिका ने भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या तो उत्पन्न कर ही दी थी। 2021 में अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन की वॉर में हाथ डाला। देखिए, रशिया और यूक्रेन की वॉर का सीधा मतलब ये था, यूक्रेन को अमेरिका नाटो में लेना चाहता था और रशिया जिसके खिलाफ था और इसीलिए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था ताकि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो सके। जैसे ही रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट होती है, सारे वर्ल्ड में शेयर मार्केट गिर जाते हैं। उसके अलावा हमें एक फूड क्राइसिस और एडिबल ऑयल का क्राइसिस भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। फिर पेट्रोलियम पर भी हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, जिसमें भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदा था और आज भी हम देखते हैं कि किस तरह सारी दुनिया भारत को कह रही है कि आपने रशिया के वॉर एफर्ट में मदद की है, रशिया का वॉर आप स्पॉन्सर कर रहे हो। जबकि हम कच्चा तेल रिफाइन करके सिर्फ यूरोप को ही बेच रहे हैं, पर फिर भी भारत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम रशिया की वॉर को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस वॉर का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि सारे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस और ऑयल क्राइसिस पैदा हो गया। फिर 2023 में स्टार्ट होता है इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें अमेरिका यूँ तो इजराइल को वेपन्स प्रोवाइड करा रहा है, पर अभी भी हम देख सकते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के कई लोग इस इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट से खुश नहीं हैं। यूँ तो अमेरिका अपनी पॉलिसी के तहत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, पर कहीं न कहीं वो इजराइल के लिए मुसीबतें भी खड़ी कर रहे हैं और वो इस लड़ाई को खत्म करने के बजाय इसे और खींचना चाह रहे हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगर मिडल ईस्ट में आग लगती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान या यूँ कहें इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हमें ऑयल प्राइसेज़ पर ही देखने को मिलेगा। ये तो हुए ऑल ओवर वर्ल्ड जो कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें हमने देखी हैं। पर इसके अलावा स्पेसिफिकली जो बाइडेन के आने के बाद भारत में क्या हुआ है, उसका देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो जो बाइडेन के आने के बाद भारत में हमें देखने को मिल रही है, वो है रिवाइवल ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। इसमें किसान आंदोलन से लेकर अमृतपाल और कनाडा का जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, उन सब के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका का ही हाथ है। इस खालिस्तान मूवमेंट के लिए सबसे पहले अमेरिका ने भारत में फार्मर मूवमेंट को सपोर्ट किया था। हमने देखा है किस तरह मियां खलीफा और रेहाना जैसे लोग जिनका फार्मर से क्या भारत से भी कहीं दूर-दूर से कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने भी इस मामले में आवाज़ उठाई। वो किसी न किसी तरह इस मामले को इंटरनेशनल बनाना चाहते थे और कहीं न कहीं वो इसके लिए कामयाब भी हुए। इसके बाद भारत सरकार ने उन किसान बिलों को वापस लेकर कहीं न कहीं इस किसान मूवमेंट को
कम करने की कोशिश की। और उसके बाद हमने देखा किस तरह अमृतपाल नाम का एक व्यक्ति खालिस्तान मूवमेंट का नया चेहरा बनकर आता है। इसके बाद अमेरिका ने कनाडा को भारत के खिलाफ छोड़ दिया है। आप सब जानते हैं कि किस तरह खालिस्तान मूवमेंट आज के टाइम पूरा का पूरा कनाडा से ऑपरेट हो रहा है। ज्यादातर खालिस्तानी टेररिस्ट आपको कनाडा में ही ऑपरेट करते दिखेंगे। और जिस तरह कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने सीधा अमित शाह पर आरोप लगा दिए। इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है ही, क्योंकि कनाडा की या यूं कहें जस्टिन ट्रूडो की इतनी औकात है नहीं कि वो सीधा भारत से पंगा ले ले। इसके अलावा हमने बांग्लादेश में तख्तापलट देखा है और उसका किस तरह भारत पर इफेक्ट आ रहा है और किस तरह वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, ये सब भी हम देख चुके हैं। जो ये कनाडा की तरफ से भारत को परेशान किया जा रहा है और जिस तरह बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, उन सब चीजों का नतीजा ये है कि आज भारत और चाइना आपस में सुलह करने को मजबूर हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश में अगर तख्तापलट होता है और अमेरिका को वहां कुछ बेस बनाने को मिलता है, तो वहां से चीन को भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो चाइना का भी बैकयार्ड है और इस जगह पर अमेरिका की प्रेजेंस से चाइना भी खुश नहीं होगा। इसलिए चाइना भी और भारत भी दोनों मजबूर हैं अपने डिफरेंसेस को दूर रखकर, ताकि अमेरिका को मैसेज दिया जा सके कि अगर आप हमें ज्यादा परेशान करेंगे तो हम भी साथ आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर 2016 से 2020 तक उन्होंने भारत के साथ और पूरे वर्ल्ड के साथ अमेरिका की क्या पॉलिसीज रखी थी। सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाती है कि वो खुद एक बिजनेसमैन है, तो उन्हें पता है कि इन लड़ाइयों का कोई फायदा नहीं होता। तभी हमने देखा कि वो नॉर्थ कोरिया में जाने वाले अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा उनके पुतिन से भी बढ़िया रिलेशंस थे, जो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट ही गई, क्योंकि अमेरिका में पुतिन को एक विलेन की तरह देखा जाता है। इसलिए अमेरिका में ये खबरें भी उड़ाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे कहीं ना कहीं पुतिन का भी हाथ था। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए अमेरिका में पैसा लगाया था। पर इन सब चीजों का कहीं ना कहीं वर्ल्ड अफेयर्स में तो फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर अमेरिका और रशिया जैसे दो बड़े देश एक टेबल पर आकर बैठकर बात करने को तैयार है, तो आज हमें रशिया और यूक्रेन की वोट देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा उन्होंने चाइना से भी अच्छे संबंध बनाए थे। वैसे तो 2016 से 2020 तक चाइना को उस तरह से देखा भी नहीं जाता था जो आज कोरोना के बाद देखा जाता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, कोरोना आने के बाद सबसे पहले कोरोना को चाइनीज वायरस बोलने वाले आदमी डोनाल्ड ट्रंप ही थे, जिसका उन्हें बैकलैश भी देखने को मिला था। तो आज ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बनकर आते हैं तो उनकी चाइना के तरफ क्या पॉलिसीज रहेंगी। जिस तरह का आज वर्ल्ड व्यू है और जिस तरह चाइना को अमेरिका का सबसे बड़ा एडवर्सरी देखा जा रहा है, उस केस में वो चाइना के साथ किस तरह डील करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो अमेरिका में हुई वो थी ब्लैक लाइव मूवमेंट। आप सबको पता होगा कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की पुलिस ब्रूटैलिटी में हत्या हो जाती है, जिसके बाद पूरे अमेरिका को ब्लैक लाइव्स मैटर या फिर यूं कहें बीएलएम मूवमेंट के अंडर जला दिया जाता है। और इस मूवमेंट की आग को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कर दिया जाता है कि उनके आने के बाद ब्लैक्स के लिए अमेरिका में हेट बढ़ चुकी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में ब्लैक्स के प्रति हेट बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भी अमेरिका में ब्लैक्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन था और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद भी है। पर आपको पता है, जिस तरह लिबरल्स किसी भी राइट विंग के लीडर को, चाहे वो मोदी हो चाहे ट्रंप, उनको हेट करते हैं और किस तरह से छोटे से इंसिडेंट को बड़ा बनाकर उन नेताओं के अगेंस्ट तैयार किया जाता है कि इन लोगों के आने के बाद ही ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। यही नैरेटिव आप भारत में मुसलमानों के लिए सुनते हैं और यही नैरेटिव अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम ब्लैक्स के अगेंस्ट चलाया गया था, जिसका कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान भी झेलना पड़ा था। अब ये सब देखने के बाद हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं कि अगर कमला हैरिस जीतती है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो हमें भारत में और भारत के आसपास क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, ये किसी तरह के प्रेडिक्शंस नहीं है, ये मेरी अपनी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस के अराउंड कुछ एस्टिमेट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कमला हैरिस अगर जीतती है तो भारत में हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, 2020 से 24 तक हमने देखा कि भारत की कई फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट किया गया, जिसमें नॉर्थ साउथ का डिवाइड, उसके अलावा खालिस्तान का इशू हमें देखने को मिला। और अमेरिका कई तरह की रिपोर्ट्स निकालता रहता है जिसमें ये बताया जाता है कि भारत में किस तरह से रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। और मणिपुर और बांग्लादेश के इशू पे तो हम बात कर ही चुके हैं। अगर कमला हैरिस जीतती है तो हमें ये इशू फिर से बढ़ते दिखेंगे, चाहे वो नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो, खालिस्तान हो, ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि हिंदू मुसलमान। फिर मणिपुर की आग आपको फिर से और बढ़ती दिखेगी और कहीं ना कहीं अगर मणिपुर में आग लगती है तो वो बांग्लादेश से कनेक्ट होगा ही और हो सकता है हमें सारा नॉर्थ ईस्ट जलते दिखे। पर अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो ये जो अभी मैंने आपको इश्यूज बताए, जिन फॉल्ट लाइंस पर भारत में डिवाइड क्रिएट किया जा सकता है, उन सब चीजों पर आपको थोड़ा रिलीफ देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब चीजें अचानक ही खत्म हो जाएंगी, पर इन सब पर अमेरिका की फंडिंग आनी बंद हो जाएगी। अमेरिका इन सब चीजों पर नैरेटिव बनाना बंद कर देगा। जो हमें आसपास इजराइल ईरान की वॉर या फिर साउथ चाइना में जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उन सब चीजों में भी अमेरिका अपना नैरेटिव कुछ कम करेगा और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की और इजराइल की फंडिंग को रोककर उन वॉर्स को खत्म करने की तरफ जाने की कोशिश करे। पर
डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे बड़ी चीज ये होगी कि अमेरिकन कंपनीज को बेनिफिट करने के लिए, उनके प्रोडक्ट को मार्केट में कॉम्पिटिटिव रखने के लिए और देशों पर और देशों के इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें उनसे डील करना पड़ेगा। जो एक बिजनेस डील की तरह एक्ट करेगा, तो हो सकता है हमें उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत ना हो। पर एक बात जो सबसे बड़ी होगी, अगर ट्रंप जीतते हैं तो सारी दुनिया में तो हमें आग बुझती दिख सकती है, पर लिबरल्स ट्रंप को डिस्क्रेडिट करने के लिए बीएलएम मूवमेंट को स्टार्ट करके सारे अमेरिका को जला देंगे। अब बात आती है कि मैं किसको प्रेफर करूंगा। देखिए, सीधा कंक्लूजन है। देखिए, अगर कमला हैरिस जीतती है तो हमें वर्ल्ड में, उसके अलावा भारत के आसपास कई तरह की आग लगती दिख सकती है। पर अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो हमें वर्ल्ड और भारत में तो आगे बुझते दिखेंगी, पर सारा अमेरिका जलता दिखेगा। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि सारी दुनिया में आग लगने के बजाय अमेरिका अपने आप में जलता रहे। तो मेरा वोट तो डोनाल्ड ट्रंप को। आपको इस बारे में क्या राय है और आप किसे प्रेफर करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।